हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बेटर होंगे। फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो गए, टाइम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर फिर भी अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे जिसमें एमसीक्यूज होंगे, क्लास 12 के सीबीएसई रिलेटेड वीडियोज़ होंगे, बीपीएड टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ होंगे। तो इस तरीके के सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसीजर यूज्ड इन लीक पिक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा लीक पिक्चर में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो देखो, जो लीक पिक्चर होता है उसमें साइक्लिक मेथड नहीं होता है, स्टेयर मेथड नहीं होता और टेबुलर मेथड है, तीनों मेथड नहीं होता है। लीक पिक्चर का मतलब होता है लैडर मेथड। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ये वाला ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा। सेकंड पर हम लोग आएंगे तो इसको टेबल्स दी है, टेबल्स को मैच कराना है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। अब टेक्निकल कमेटी का वर्क क्या होता है, फिनांस कमेटी का वर्क क्या होता है, ट्रांसफर कमेटी का वर्क क्या होता है, फर्स्ट एड कमेटी का वर्क क्या होता है। देखो, फर्स्ट एड कमेटी का वर्क तो ये होता है कि मेडिकल प्रोवाइड कराना। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट एड मीन्स पहली बार में अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है जिसको सॉल्व किया जा सकता है या डॉक्टर के पास पहुंचने तक उस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है, तो फर्स्ट एड के थ्रू होता है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब अगर ट्रांसपोर्ट कमेटी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम क्या होता है, वो मेन रूप से शिफ्टिंग का काम करती है। ट्रांसपोर्ट कमेटी किस चीज़ का काम करती है, शिफ्ट करने का काम करती है। चाहे प्लेयर को शिफ्ट करना पड़े या इक्विपमेंट शिफ्ट करना पड़े या कुछ सामान को इधर से उधर शिफ्ट करना हो तो उसका काम होता है शिफ्ट करना। अब फिनांस कमेटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिनांस कमेटी का क्या काम होता है, तो फिनांस कमेटी का काम होता है टू डील विद मनी एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये फिनांस कमेटी का काम होता है कि पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखना कि कितना इवेंट में पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है और क्यों खर्च हो रहा है। अब इसके बाद क्या बचता है, टेक्निकल कमेटी। तो टेक्निकल कमेटी का काम होता है रिसॉल्व डिस्प्यूट का मतलब सब कुछ टेक्निकली हो रहा है सही कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं सही हो रहा तो उसको टेक्निकली वाइज सही करो, तो ये काम होता है। तो ये मैंने यहाँ पर मिला दिया है। अब आप जब इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको देखेंगे कि ए का दूसरा सही है तो ए का दूसरा है और बी का तीसरा है तो बी का तीसरा है और सी का पहला है और डी का चौथा है। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ए लाइंग आसन। निम्नलिखित में से कौन सा लेटने वाला आसन है। तो चक्रासन आप लेट के नहीं कर सकते हैं, इसमें तो बैक को फोल्ड करके चक्र जैसा बनाया जाता है, मीन्स पीछे मुड़ के किया जाता है, बैक बेंडिंग आसन है। वज्रासन को बैठ के किया जा सकता है, भुजंगासन को बैठ के नहीं कर सकते हैं और गोमुखासन को भी बैठ के किया जाता है। ठीक है, तो अगर लाइंग वाला ऑप्शन इसमें देखें तो कौन सा होता है, तो इसमें एक कुछ हद तक ये आपका आसन मिलता है भुजंगासन, क्योंकि इसमें भुजंगासन में आप आधे से ज़्यादा लेटने वाली पोजीशन बनाते हैं। बाकी वज्रासन, चक्रासन, गोमुखासन इनमें लेटने से कोई मतलब है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर इज सी, भुजंगासन। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ओडीडी इज। ठीक है, ओडीडी का मतलब क्या होता है या ओडीडी किसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अगर हम लोग ओडीडी को देखेंगे तो इसका मतलब होता है अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तब भी देखिए, विपक्षी उदंड विकार। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ओडीडी या ओडीडी का ये फुल फॉर्म है। काइफोसिस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग। काइफोसिस को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करो कि काइफोसिस होता क्या है। काइफोसिस हंच बैक होता है, जो पीठ के ऊपर हल्का सा घुम्मड़ होता है जो कर्व बना देता है पीठ की, उसको काइफोसिस बोलते हैं। तो इसको हंचबैक भी कहते हैं या उसका क्या हिंदी वर्जन है, नेम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पीठ हल्की सी झुकाव ले लेती है और कुबड़ टाइप का निकल आता है। ठीक है, तो उसको हंचबैक कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अमेनोरिया इज ए कंडीशन ऑफ। अब अमेनोरिया एक प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या कंडीशन होती है ये आप देख लीजिए। तो अमेनोरिया जो प्रॉब्लम होती है वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड जल्दी आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की। यहाँ पर हिंदी में भी दिया है, मासिक धर्म संबंधी विकार है ये। ब्रेकेज ऑफ बोन्स इज नोन एज। अगर कोई हड्डी टूटती है तो क्या कहलाती है। ठीक है, तो उसमें ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है कि हड्डी अगर टूटती है तो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर को ही हड्डी का टूटना बोला जाता है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि सिंपल फ्रैक्चर हो या मल्टीपल फ्रैक्चर हो, ये अलग का सब्जेक्ट है। सिंपल फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज। तो सिंपल फ्रैक्चर को क्या बोला जाता है, देखो सिंपल फ्रैक्चर को बोला जाता है क्लोज्ड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में होता क्या, एक फ्रैक्चर होता है या बहुत माइनर सा फ्रैक्चर होता है तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर। सिंपल को हम लोग बोलते हैं साधारण फ्रैक्चर को इस नाम से भी जाना जाता है।
तो इसको बंद फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप इज नीडेड फॉर ए लॉन्ग जंपर। अच्छा, अब एक लॉन्ग जंपर है, उसकी जो बॉडी टाइप है वो किस तरीके की होनी चाहिए? एंडोमार्फ होगा, एक्टोमार्फ होगा, मेसोमार्फ होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगर आप सही से देखेंगे तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होने वाला है, ठीक है। एक्टोमार्फ बहुत दुबला पतला होता है और एंडोमार्फ बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। तो एंडोमार्फ भी फिजिकल फिट नहीं है और एक्टोमार्फ भी फिजिकल फिट नहीं है। और जो मेसोमार्फ होता है वो फिजिकली फिट होता है और एथलीट बॉडी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेसोमार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक एक्सरसाइज हेल्प इन इनहैंसिंग। अब जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है उससे करने से या व्यायाम करने से क्या फ़ायदा होता है? या आइसोटोनिक व्यायाम बढ़ाने में मदद करता है, क्या मदद करता है? आइसोटोनिक किस तरीके से मदद करता है व्यायाम को बढ़ाने में? देखो आइसोटोनिक को अगर आप देखोगे तो आइसोटोनिक में अक्सर होता क्या है कि मान लो आप डंबल लगा रहे हो, तो डंबल में क्या होता है, पोजीशन आप ले लेते हो तो केवल उतना ही आर्म आपका वर्क करता है जितने की ज़रूरत हो, पूरी बॉडी वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ चेक हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आइसोटोनिक एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ का, जिसको हम लोग बोलते हैं ताकत। ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर्स एट विच जॉइंट। ग्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, ठीक है। या ग्लाइडिंग गति किस जोड़ पर होती है? तो आपको अब ये देखना है कि ग्लाइडिंग होता कहाँ। तो अगर हम लोग सही से देखेंगे तो ग्लाइडिंग होता है रिस्ट में, क्योंकि ये ग्लाइड करती है एक दूसरे से, ज्वाइंट को मूवमेंट देती है, ग्लाइड करते हुए मूवमेंट देती है। और जो कि हिप में नहीं होता है और नी में नहीं होता, एल्बो में तो बिल्कुल नहीं होता है। हु डिजर्व विटामिन ए। विटामिन ए की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड विटामिन ए। विटामिन ए की खोज किसने की? तो जो विटामिन ए की खोज की थी वो डॉक्टर MC कोलम ने की थी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैज कॉन्वेक्सिटीज, राइट और लेफ्ट। किस मुद्रा संबंधी दिक्कत में उत्तल दाएं दाएं या बाएं होता है? अब उत्तल दाएं हिंदी में इसका अर्थ तो एक्चुअली मुझे नहीं पता है, ठीक है, मगर आंसर से आपको चीज़ें जरूर क्लियर हो जाएंगी। तो ये होता है स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस में आपने देखा होगा कि जो जिसको भी स्कोलियोसिस होता है उसकी जो पीठ की बैकबोन होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में मेरु रज्जू भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बैकबोन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो सांप की जैसी तिरछी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग टाइप में हो जाती है। तो उस तरीके से ये कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दाएं दाएं या बाएं होना। अब उत्तल दाएं का मतलब क्या होता है, अगर इसका अर्थ आपको पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलासन इज यूज्ड फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज। अच्छा, अगर हलासन कर रहे हैं, ठीक है, तो हलासन का उपयोग निम्नलिखित में से किस दिक्कत को ठीक करने में किया जाता है, या कौन सी प्रॉब्लम हलासन करने से सही हो जाती है? तो यहाँ पर आपको ये है बताना। देखो काइफोसिस में ये होता नहीं है, क्योंकि काइफोसिस में बॉडी एक तरफ हल्का सा कर्वली होती है, तो हलासन का मतलब नहीं बनता। स्कोलियोसिस में बैकबोन सर्प के जैसी हो जाती है। और लॉर्डोसिस जो होता है, लॉर्डोसिस में क्या होता है ना, बैकबोन के ऊपर हल्का सा कर्व बना होता है, हल्का सा कर्व जो आगे की तरफ झुकाव लेता है। अगर हलासन आप करते हैं तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और ये थोड़ा सा कम होने में मदद होती है, ऐसा बोला जाता है। और फ्लैट फुट से इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्डोसिस। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2। तो विटामिन B2 का जो अदर नेम होता है या दूसरा नेम है उसको क्या बोला जाता है? तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है, जो विटामिन B2 का दूसरा नेम है। विच टेस्ट इज डेवलप टू टेस्ट फिटनेस इन सीनियर सिटीजन। अच्छा, अब अगर सीनियर सिटीजन का फिटनेस टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट इसके लिए डेवलप किया गया है? ठीक है, तो इसके लिए एक टेस्ट डेवलप किया गया है रिकली एंड जोन्स। तो रिकली एंड जोन्स जो टेस्ट होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है, क्योंकि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को भी नहीं किया जा सकता, हार्वर्ड टेस्ट में भी 6 से 7 टेस्ट होते हैं, वो नहीं किया जा सकता, और रॉकफोर्ड टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। तो बचता है केवल रिकली एंड जोन्स। व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कर्ल टेस्ट। अच्छा, जो एक आर्म कर्ल एक्सरसाइज होती है उसका जब टेस्ट होता है तो उसमें कितना टाइम लगता है, या उसका परीक्षण अवधि क्या होती है, ये है आपको बताना। तो अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट होगा C। मीन्स उसका जो टेस्ट टाइमिंग होती है वो 30 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट, विच मोटर स्किल इज इन्वॉल्व इन स्मैशिंग वॉलीबॉल। अच्छा, वॉलीबॉल में अगर स्मैश किया जा रहा है तो उसमें कौन से मोटर स्किल इन्वॉल्व है, ये है आपको बताना। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो वॉलीबॉल को अच्छे से स्मैश करने के लिए कौन से मोटर, खुले कौशल की जरूरत नहीं, सकल मोटर कौशल की जरूरत नहीं, क्रॉस मोटर कौशल की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर जो जरूरत होगी फाइन मोटर स्किल की जरूरत होगी, जिसमें कि सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक होता है और इसमें फिटनेस भी बढ़िया रहती है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहता है, सही टाइम पर सही आप जंप करके
हैंड का यूज़ करके स्मैश करते हैं। तो इसमें कौन सा होता है, फाइन मोटर स्किल्स। द लॉ ऑफ मोटिव, द लॉज ऑफ मोशन आर गिवन बाय, जो गति के नियम होते हैं निम्नलिखित द्वारा किसने दिए। तो ये तो आप सबको पता है कि ये न्यूटन के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने इसके 3 नियम दिए थे। पहले नियम में क्या बताया था कि जो वस्तु जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। दूसरे नियम में उन्होंने ये बताया कि भाई आप किसी वस्तु पर जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स। दूसरे में उन्होंने ये बताया था कि किसी वस्तु पर आप फोर्स जब तक लगाओगे तब तक वो वस्तु अपनी जगह से खिसकती रहेगी, या फोर्स आप लगाते रहोगे वस्तु गतिमान रहेगी, जैसे फोर्स आप लगाना बंद कर दोगे वस्तु रुक जाएगी। और तीसरे में उन्होंने क्या बोला था, जब आप किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ भी आप पर अपोजिट फोर्स लगाती है, जिसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये 3 नियम उन्होंने दिए थे, काफ़ी सिंपल है, आप सबको याद भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन काज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इज। अच्छा, रतौंधी का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है। अगर रतौंधी का मुख्य कारण देखें तो विटामिन ए की कमी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। फार्मूला फॉर डिटरमाइन द नंबर ऑफ वाइज इन द लोअर हाफ ऑफ अ नॉकआउट पिक्चर व्हेन नंबर ऑफ वाइज इज ऑड। तो इसमें क्या है, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में जैसे कोई भी नॉकआउट पिक्चर बनाया जाता है तो उसमें एक अपर हाफ होता है, एक लोअर हाफ होता है। तो लोअर हाफ में 22 ऑड दी गई है, ठीक है, ऑड 22 दी गई, तो उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे जो वॉइस को क्लियर करेंगे या वॉइस को सही करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं हिंदी में एक बार। नॉकआउट पिक्चर के निचले आधे भाग में 22 की संख्या निर्धारित करने का सूत्र बताना है आपको जब 22 की संख्या विषम हो। विषम का मतलब 1 3 5 9 इस तरीके से हो, 7 इस तरीके से हो, तो वहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे NB+1/2। तो ये वहाँ पर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। N का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम्स, तो ये NB+1/2 करेंगे। तो ये वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो जो वॉइस ऑड आ रही है वो क्लियर हो जाएगी। मीने हार्वर्ड स्टेप इज परफॉर्म टू चेक विच काइंड ऑफ फिटनेस। जो हार्वर्ड स्टेप किस प्रकार की फिटनेस जांच करने के लिए किया जाता है। तो हार्वर्ड स्टेप में होता क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर अगर आप इसमें देखोगे तो कार्डियोवैस्कुलर के लिए होता है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर का मतलब क्या होता है, पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है, पूरी बॉडी इसमें वर्क करती है, इसमें कुछ विशेष पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं किया जाता है। जैसे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज़ कोई नहीं होता, जिसका मतलब होता है एकदम से पावर लगाना, जैसे एकदम से रनिंग करना 50 मीटर की। मस्कुलर स्ट्रेंथ का कोई विशेष यूज़ नहीं होता है कि सारी मसल्स का ही वर्क हो रहा है या रिएक्शन एबिलिटी का कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर का मतलब पूरी बॉडी के लिए वर्क हो रहा है, फिटनेस टेस्ट हो रहा है। विच मूवमेंट इज काज्ड बाय मूविंग ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। शरीर के किसी अंग को मध्य रेखा से दूर ले जाने में कौन सी गति उत्पन्न होती है। तो अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो ये अबडक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा अबडक्शन, जिसको अपहरण कहते हैं, या दूर ले जाने को अपहरण बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द BMI ऑफ अ गर्ल एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ हर वेट इज 68 kg एंड हाइट इज 161 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक लड़की है जिसका BMI आपको ज्ञात करना है। BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। उसका वजन दिया गया है 68 किलो और उसकी ऊंचाई है 161 सेंटीमीटर। अब आपको उसका BMI निकाल के ये कंफर्म कराना है कि उसका वजन कम है या ज़्यादा है, या सामान्य है या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब उसकी आप BMI निकालेंगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी का मतलब ओवरवेट। और ओवरवेट कब होता है, जब आप BMI निकालते हैं तो 18.4 टू 24.9 के आसपास जब आती है, या इन दोनों के बीच में आती है, तब उसको बोलते हैं। तो जनरल BMI होती है, जिसका मतलब होता है कि आप फिट हैं। अगर 24.9 के ऊपर BMI का रिजल्ट निकल रहा है तो इसका मतलब है कि ओवरवेट। अब उससे भी ज़्यादा हो रहा है तो एक्स्ट्रा ओवरवेट, फिर उसमें कैटेगरी बढ़ती चली जाती है। हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन द लीग टूर्नामेंट। अच्छा, लीग टूर्नामेंट में अगर 8 टीमें हैं तो बाई कितनी दी जाएगी। अब आपको ये तो पता होगा कि 2 4 8, ठीक है। जब टीमें इस तरीके से होती हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हो n के स्क्वायर में, तब उसमें बाई नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर टीम्स कितनी है, 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीम स्क्वायर, तो 8 का मतलब कितना होता है, 2 4 8, ठीक है। तो जहाँ पर 2 4 8 16
32 या 64 आता है, वहाँ पर 22 हमेशा 0 रहती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो 22 रहेगी वो रहेगी 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। विच फिक्सर इज आल्सो नोन एज बर्गर सिस्टम? बर्गर सिस्टम का मतलब होता है खिचड़ी पकाना, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन फिक्सर। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं लीग या राउंड रॉबिन फिक्सर। इसको बर्गर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले इसमें लीग मैच चलते हैं, फिर क्वार्टर फाइनल टाइप के होते हैं, फिर सेमीफाइनल होते हैं, फिर फाइनल होते हैं। तो इसलिए लीग मैच भी होते हैं और नॉकआउट मैच भी होते हैं, तो दोनों मिला के ये हो जाता है एक बर्गर सिस्टम, और ये बर्गर सिस्टम की तरह काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा राउंड रॉबिन फिक्सर। स्टार्टिंग अ थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन? ठीक है, एथलेटिक्स में थ्रोइंग इवेंट शुरू करना गति के किस नियम का उदाहरण है? अब गति के 3 नियम हैं, ये मैंने तीनों आपको अभी ऊपर बताए। तो थ्रोइंग इवेंट में जब थ्रोइंग इवेंट शुरू करते हैं तो उसमें गति का कौन सा नियम फॉलो होता है, ये है आपको बताना। तो वहाँ पर गति का पहला नियम फॉलो होगा। आप कैसे? जब आप किसी भी चीज़ को थ्रो कर रहे हो, तो थ्रो करने के बाद जब आप उसमें पावर लगा देते हो और पावर लगा के छोड़ देते हो, आपके पावर लगाने के बाद उस चीज़ में पावर लगातार कम होता जाता है, मतलब वो अपने तरफ से मेहनत नहीं कर रहे, आपने जितना पावर लगाया उसका यूटिलाइज करने के बाद वो चीज़ रुक जाएगी। तो उसमें क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूज होगा, जिसका मतलब होता है जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर रहेगी जब तक कि आप उसमें कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं लगाओगे। अब आपने एक्स्ट्रा पावर लगा के उसको थ्रो कर दिया है तो उसमें पावर लग चुका है, जहाँ तक वो पावर लगेगी वहीं तक जाएगी, उसके बाद वो चीज़ रुक जाएगी। तो गति का पहला नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूज होता है यहाँ पर। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दीज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब इसमें यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है। अब योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये आपको पहचानने की कोशिश करनी है। इनहेंस क्रिएटिविटी, ये तो योजना का उद्देश्य होता है। इनक्रीज एफिशिएंसी, ये भी योजना का उद्देश्य होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी बढ़ाना या उसकी क्या कार्यकुशलता बढ़ाना, ये हमेशा योजना का उद्देश्य होता है। रिड्यूस चांस ऑफ मिस्टेक, उसमें गलतियां कम हों, यो भी योजना का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट पुअर कोऑर्डिनेशन, खराब समन्वय की सुविधा प्रदान करना। भाई ये किसी भी योजना का उद्देश्य नहीं होता है। हम अगर कोई भी काम अच्छा करेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे फैसिलिटेट पुअर कंडीशन मीन्स खराब समन्वय की सुविधा हो या किसी भी चीज़ में खराबी हो वो भी आपको प्रदान कर दी जाए, या कोई ऐसी चीज़ आपको दी जाए जिसमें प्रॉब्लम है कि नहीं इससे काम चला लो, तो वो कार्य कुशलता की योजना नहीं होती है, कार्य करने का उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ थी जिसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में ये आते भी हैं, तो इनकी भी अगर आप तैयारी करें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेंगे। तो चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जब भी आप चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के मैक्सिमम वीडियोस को कवर किया गया है। आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो यहाँ सर्च करना चाहें आसानी से सर्च कर लेंगे, और लगभग सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाया गया है, सभी गेम्स पर वीडियो बनाया गया है, और ये सारे MCQs पर वीडियो बने हैं, क्योंकि अगर पेपर्स को ध्यान में रखा जाए तो गेम्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं, और फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस से रिलेटेड भी MCQs तैयार किए गए हैं जो कि TGT और PGT के पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं, वहाँ पर भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं आपको अभी सबसे पहले प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ कि प्लेलिस्ट में कौन सी कैटेगरीज हैं जहाँ पर आपको किस किस तरीके के वीडियो मिलेंगे, तो उनसे आप आसानी से पता लगा पाएंगे या आसानी से उस कैटेगरी में जाके आप वीडियो को सर्च कर पाएंगे। तो आपको वीडियो सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये आपके लिए भी आसान रहेगा। तो एक बार हम लोग कैटेगरीज में जाकर चेक करते हैं कि कैटेगरीज में कहाँ पर कौन से वीडियोज़ हैं। तो कैटेगरीज में जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ये काम करना है। प्लेलिस्ट ये आपको दिख रही है, इस प्लेलिस्ट पर ऐसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देख पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन के वीडियो हैं यहाँ पर, फिर TGT फिजिकल एजुकेशन पेपर हैं, फिजिकल एजुकेशन फॉर्म सप्लाई जो होते हैं वो कैसे फिल करे जाते हैं फॉर्म्स, वो यहाँ पर दिया है। BPED के जो टॉपिक्स होते हैं, जो TGT के टॉपिक्स होते हैं, उनके सारे वीडियोज़ यहाँ पर दिए गए हैं। स्पेसिफिक टॉपिक MCQs दिए गए हैं, जैसे किसी भी गेम्स पर या किसी भी टॉपिक पर स्पेसिफिक MCQs दिए गए हैं जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं।
फिजिकल एजुकेशन के पेपर दिए गए हैं जो पहले आ चुके हैं, वो पेपर्स यहाँ पर सारे दिए गए हैं। और फिजिकल एजुकेशन 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड की जो क्लास है उसके सारे वीडियोज़ यहाँ दिए गए हैं। तो फिजिकल एजुकेशन फॉर क्लास 12th यहाँ पर दिया है। रिसेंट वीडियो और गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं, तो आप प्लेलिस्ट में आसानी से आके अपने वीडियो देख सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है और जिस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, अगर आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।